अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम रिपोजिटरी पैटर्न को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम अगर याद हो तो हमने स्टैटिक डेटा पर काम किया था, हमने लिस्ट के थ्रू काम किया था। हमने एक लिस्ट बना ली थी और उसी में हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कर रहे थे। आज की क्लास में हम रिपोजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस को साथ में यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट ले लेते हैं। फ्रेश प्रोजेक्ट लेने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं, तो हम रख लेते हैं रेपो डीबी। रेपो डीबी के नाम से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। डॉट नेट का 8.0 फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ। मैंने क्रिएट किया, मेरा प्रोजेक्ट देखिए क्रिएट हो जाएगा। जब आपके पास ये क्रिएट हो जाए तो क्रिएट होने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद पहला स्टेप आप हमेशा याद रखिए, बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूं, क्योंकि जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने की बात आती है तो पहला स्टेप मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप हमेशा ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर जाएं। इस फाइल के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, इस फाइल के अंदर बेसिकली हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या होगा, कनेक्शन की जितनी भी कनेक्टिविटी के तमाम ऑप्शंस होते हैं कि डेटाबेस का नाम क्या होगा, सर्वर का नाम क्या होगा, यूजर आईडी क्या होगी, पासवर्ड क्या होगा, यानी जितनी भी कनेक्शन की तमाम सेटिंग्स हैं वो हम अपनी इस ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर लिखते हैं। कल को अगर हमें कोई एपीआई वगैरह भी इन्वॉल्व करनी हुई तो वो हम इस ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर ही अपने पास लगा रहे होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल, मैंने आपको समझाया था, आप गूगल पे जाइए और यहाँ पर इतना लिख दीजिए, कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग इन ESP डॉट नेट कोड। बस आप इतना सा लिखेंगे तो एआई खुद भी जनरेट कर देता है। ये सिंपल सी लाइन आपको मिल जाती है कनेक्शन स्ट्रिंग्स की। मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं अपनी वीडियो के अंदर भी। यहां से आपने जस्ट कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद ये एक जेसन बेस्ड कोड है, यहां पर आप कॉमा देके यहां पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहां पर आपने एक प्रॉपर्टी बनाई कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपने पूरा एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया, की वैल्यू। उसके अंदर आपने क्या किया, अच्छा ये दो लाइनें लिखी, कोई भी एक मिटा दो, आपकी मर्जी है, मैंने एक मिटा दी। यहां पर आप अपने की का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने डिफॉल्ट कनेक्शन नाम रखा हुआ है, आप इसको चाहो तो असद कनेक्शन रख लो, आप इसको चाहो तो एबीसी कनेक्शन रख लो। ये कनेक्शन का नाम है, कुछ भी रखा जा सकता है। एपटेक में जो हम सर्वर यूज करते हैं, यानी एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहा हूं मैं, एसक्यूएल पे क्लिक कर दूं यहां पर। ये देखिए, एसक्यूएल में जो हम यूज करते हैं सर्वर नेम हमारा डॉट होता है, लॉगिन ऐसे होता है और पासवर्ड 1234 होता है। मैंने कनेक्ट किया, मैंने इसलिए कनेक्ट करके दिखा दिया कि तुम्हें लगे कि यार मैं सही क्रेडेंशियल दे रहा हूं या नहीं दे रहा। उसके बाद अब यहां पर आके अपनी कनेक्शन की सेटिंग दे दीजिए। तो सर्वर नेम आपने डॉट दे दिया, डेटाबेस का नाम आप जो रखना चाहो। अगर आपके पास डेटाबेस पहले से बना हुआ रखा हुआ है तो आप उसका नाम दे दो। अगर आपके पास नहीं है और आप चाहते हो डॉट नेट खुद से आपको बना कर दे तो वो नाम भी आप यहाँ रख सकते हो। लारावेल में हर बच्चे ने माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ रेपो डीबी। माई रेपो डीबी के नाम से बना रहा हूँ, रेपो डीबी। ठीक है। उसके बाद ये फजूल जो लाइनें लिखी हुई आप इसको हटा दो, आप इसको नहीं लिखो। उसके बाद आप अपने डेटा, क्योंकि हम जब एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हुए तो हमने यहां पर देखिए यूजर नेम और पासवर्ड भी दिया है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं यूजर का यू कैपिटल, आईडी, यूजर आईडी हमारे पास ऐसे है, पासवर्ड हमारे पास है एपटेक का जो वो है डेटाबेस का, वो है 1234। और एक बात तो बताता चलूं, जब आप एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करते हो तो आप चेक पे ये चेक लगाते हो कि आप इस सर्टिफिकेट पे ट्रू करते हो, यानी आपको ट्रस्ट करते हो इस सर्टिफिकेट के ऊपर। सेम यही लाइन आपको यहां भी लिखनी पड़ती है वरना आपका एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन नहीं हो पाता। तो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, नहीं नहीं, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। डन इट। ये आपने अपनी कनेक्शन की सेटिंग को डिफाइन कर दिया। अभी आपने सिर्फ कनेक्शन की सेटिंग को डिफाइन किया है। जब कनेक्शन बन जाए कंट्रोल शिफ्ट एस करके फाइल को सेव कर दो। सेव करने के बाद इसको बंद कर दो। यहां तक कोई इशू किसी को? जी, यहां तक इशू है किसी को अदन? इसके अलावा किसी को कोई और इशू? नॉर्मली तो हम मिस्टेक लिखते हैं तो स्पेस नहीं रहता, हाँ। यूजर आईडी की स्पेस। हाँ यार, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि वो यूजर आईडी को अलग अलग काउंट करता है। मैंने जितना भी यूज किया ना तो वो उसमें हर जगह पर यूजर आईडी स्पेस देख की जाती है। अच्छा जी, ये करने के बाद
अच्छा जी, सॉरी यार, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो क्या होता है कि आप अपने मॉडल को तो डिफाइन कीजिए। वो मॉडल जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज होंगी, यानी वो नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि डेटाबेस में डिफाइन किए जाएंगे। यहां पर मॉडल बेसिकली सी शार्प की एक क्लास होती है जो कि अपने पास प्रॉपर्टीज को कंटेन करती है। आप किसी भी नाम से अपने मॉडल को बना सकते हो। मॉडल को मॉडल के फोल्डर में बनाया जाता है, तो राइट क्लिक कीजिए। यहां पर कोई कमांड नहीं होती मॉडल को बनाने की, आप डायरेक्टली ऐड करके यहां पर सिंपल मॉडल को बना सकते हैं। मॉडल बेसिकली क्या है, कोई अलग से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली बस एक क्लास है। यहाँ पर आप क्लास को जो नाम देना चाहे वो आप नाम दे सकते हैं। अगर आप कोई इंटरफेस बना रहे हैं तो इंटरफेस सेलेक्ट कर दीजिए, अगर आप क्लास बना रहे हैं तो क्लास यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसका नाम दे देता हूं, मैंने कहा इंप्लॉय के नाम से एक मॉडल बना दो। दैट्स इट, मेरा इंप्लॉय का मॉडल बन गया। अब इस इंप्लॉय के अंदर आप क्या क्या चीजें रखना चाहते हो। बेसिकली मॉडल के अंदर क्या होता है, आपके पास एक क्लास होती है। ये वो क्लास होती है जो आपके डेटाबेस में टेबल को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये नाम आपका बेसिकली टेबल का नाम होगा और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी टेबल्स के कॉलम के नेम होंगे। तो प्रॉपर्टीज कैसे बनती है, बस सिंपल प्रॉप लिखो और आप इंटर मार सकते हो, ये प्रॉपर्टीज बन गई। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए और किस टाइप की चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे एक आईडी चाहिए। मैंने आपको आईडी का तरीका बहुत अच्छा बता रखा है कि हम आईडी के लिए क्या करते हैं सर। आईडी हम ऐसी चाहते हैं जो कि एक सिक्योर हो, जिसको ब्रेक करना इतना आसान ना हो। इंटीजर के अंदर आप 1 2 3 4 कहां तक सेव करते रहोगे यार, ये बहुत बेसिक सी आईडीज होती हैं। तो हम इसके लिए एक ऐसी स्पेशल डेटा टाइप यूज करते हैं जो कि ग्लोबल होती है, जिसका नाम होता है GUID। GUID मतलब ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस प्रॉपर्टी का नाम दे देता हूं आईडी, या EMP ID, जो भी नाम देना चाहो आप दे दो सर। मैंने नाम दे दिया EMP ID। एक प्रॉपर्टी बना दो EMP ID के नाम से, गेटर सेटर इसलिए लगा ताकि इसमें से वैल्यू को गेट भी किया जा सकता है और सेट भी किया जा सकता है। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर यूनिक आईडी जनरेट हो और कम से कम 16 डिजिट की हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू इसके अंदर क्या करो, GUID में जाओ, डॉट इसकी हर बार एक न्यू GUID क्रिएट कर दो इस प्रॉपर्टी के अंदर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपके पास एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि क्या करता है, आपके पास हर बार एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है। अगर आप सिंपल इसको गूगल में उठा के पेस्ट कर दोगे ना दोस्त, तो आप देखो किस तरह की आईडी क्रिएट, GUID इन सी शार्प लिखो अगर आप, तो देखो किस तरह की आईडी बनाता है। बहुत अच्छी आईडी बनाता है यार, ये देखो, ये देखो इस तरह की आईडी जनरेट करता है। और एक बहुत सिक्योर सिस्टम को बताता कि यार एक सिक्योर आईडी होती है, कोई बंदा इजीली इसको याद भी नहीं कर सकता। उसके बाद अब प्रॉब्लम क्या है, कॉमन सेंस वाली बात, इक्वल्स टू के बाद लिखी गई चीजें, यानी कि ये चीज इसके अंदर डाली जा रही है। तो कॉमन सेंस से सोचो, ये आईडी के अंदर अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, हाइफन भी, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। कैसे पॉसिबल है इंटीजर में स्टोर हो जाए। तो इसकी जो, इसको स्टोर करने के लिए खुद इसकी टाइप मौजूद है जिसका नाम होता है GUID। डन इट, यहां तक समझ में आ गया। अब आपके पास और मजीद प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग नेम होगा, ईमेल होगी सर, और हम मान लेते हैं हमारे पास एज होगी सर। ये चार चीजें हमने ले ली हैं। अब इसको आप वैलिडेट करना चाहो तो कर लो, बिल्कुल मैं करना चाहता हूं। मैंने बोला जब भी ये आईडी बनेगी तो हम डेटा एनोटेशन .NET में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि .NET कह रहा हूं सॉरी, सी शार्प में अगर हम अपनी मॉडल यानी प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करना चाहते हैं तो सी शार्प हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है डेटा एनोटेशंस। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी फील्ड्स यानी प्रॉपर्टीज को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद डेटा एनोटेशन को अप्लाई करने से पहले आपको डेटा एनोटेशन को शामिल करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। उसके बाद आपको जिस फील्ड के ऊपर जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने वैलिडेशन लगानी है, आप उसको एज अ स्क्वायर ब्रैकेट में एट्रीब्यूट पास कर दो। मैंने कहा यार ये फील्ड हमेशा, ये जब ये डेटाबेस में बने तो एज अ की मतलब प्राइमरी की बन जाए। डन इट। अब क्या होगा, जब ये डेटाबेस में ये कॉलम क्रिएट किया जाएगा तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या लगा दी जाएगी, प्राइमरी की लगा दी जाएगी। डन इट। अब मैं चाहता हूं मेरा नेम, नेम रिक्वायर्ड हो या ना हो। मैंने कहा नेम मेरा रिक्वायर्ड नहीं हो, तो मैं चाहता हूं यार ये ऑप्शनल हो। अगर दे दे तो भी कोई मसला नहीं, ना दे तो भी कोई मसला नहीं। तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपको ऑप्शनल बनाना है तो आप उसके साथ क्वेश्चन मार्क यानी नल चेक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब क्या होता है कि ये फील्ड क्या बन चुकी है, ऑप्शनल। अगर आप दे दोगे तब भी चल जाएगी, नहीं दोगे तब भी चल जाएगी। मैं चाहता हूं ईमेल को लाजमी हो, तो रिक्वायर्ड लगा दूंगा यहां पर, ऑटोमेटिक वो उसको रिक्वायर्ड कर देगा। ये देखिए लगा दिया, डन हो गया। उसके बाद एज, एज आप क्या बनाना चाहते हो, मैं चाहता हूं यार एज रिक्वायर्ड हो। दूसरा मैं चाहता हूं
कोई भी 18 साल से 50 साल तक का बंदा सिर्फ अपने आप को एम्प्लॉय को ऐड कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं। तो यहां पर हमें एक और वैलिडेशन मिलती है जिसका नाम होता है रेंज। रेंज में आता हूं, रेंज में सबसे पहले आती है मिनिमम। मिनिमम कितनी होगी रेंज, कहां से शुरू होगी कहां तक जाएगी? मैंने कहा 18 साल से 50 साल तक के लोग यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी में डेटा डाल सकते हैं। अब यानी जब भी ये वैलिडेट करेगा तो इसमें सिर्फ 18 से 50 तक के डेटा जा सकता है, इसके बाद का कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। ये एज अ डेटा एनोटेशन को हम प्रॉपर्टी पे एट्रीब्यूट्स लगाकर पास करते हैं। इसकी चौथी वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा, मैं चाहता हूं ईमेल के अंदर जब भी कोई ईमेल डाले तो ईमेल फॉर्मेट के अंदर हो। तो यहां पर बना बनाया फॉर्मेट मौजूद है जिसका नाम होता है ईमेल एड्रेस। डन। आपने अपने प्रॉपर्टी को बनाया, लेकिन साथ साथ आपने उस मॉडल को क्या कर दिया, वैलिडेट भी कर दिया। यहां तक किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जी। कोई इशू है बेटा लास्ट में? कोई इशू है तो बताओ। नहीं है? शुरू करूं आगे? हाँ, ईमेल में यूनिक नहीं यार। हाँ यार, ये वैसे एक अच्छा सवाल है कि हम यूनिक ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो वो तो हमें डेटाबेस ही चेक करना पड़ेगा। वैसे पूछते हैं, इज यूनिक ईमेल डेटा एनोटेशन, एक सेकंड, यूनिक ईमेल डेटा रिलेशन इन सी शार्प। देखते हैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करता है। नहीं, इसके लिए आपको खुद ही लॉजिक लगानी पड़ेगी। ये आपको खुद लॉजिक लगा के करना पड़ेगा। हाँ, ये सिर्फ फील्ड को वैलिडेट कर सकता है कि ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट में हो। क्या पूछ रहे थे? मैं बोल रहा था आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हाँ। अगर आप नहीं भी लगाए तो। नहीं, फिर वो रिक्वायर्ड हो जाता, अपने आप वो रिक्वायर्ड लगा देता उसके ऊपर, लाजमी हो जाता बेटे। नहीं, वो बाय डिफॉल्ट समझता ही है कि यार ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको देना जरूरी है। तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये ऑप्शनल है। नहीं तो फिर पॉइंट नहीं करते। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं लगाइए सर, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक गिवन करना ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। सेव कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एस करके। ऑप्शनल बनाने के लिए लाजमी नल चेक ऑपरेटर लगेगा। मॉडल तैयार हो चुका है, बंद कर दो। अब मैंने आपको बताया था डॉट नेट आपको एक ऐसी क्लास प्रोवाइड करता है जो कि आपके तमाम डेटाबेस ऑपरेशंस को हैंडल करती है। उस क्लास का नाम होता है डीबी कंटेक्स्ट। डॉट आसान अल्फाज में बता रहा हूं, डॉट नेट आपको एक ऐसी क्लास प्रोवाइड करता है जो कि आपके तमाम डेटाबेस के ऑपरेशंस को हैंडल कर रही होती है। उस क्लास का नाम है डीबी कंटेक्स्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि वो डॉट नेट में आपको अभी ऐसे नहीं मिलती। अगर आपने वो यूज करना है तो उसके लिए आपको मजीद पैकेज डाउनलोड करने पड़ते हैं। वो पैकेज के थ्रू आती है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। तो सर कौन से पैकेज डाउनलोड करें और पैकेज डाउनलोड कहां से करें? मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। प्रोजेक्ट पे आके राइट क्लिक करो, ऐड मैनेज नगेट पैकेजेस, ये दिख रहा है? ये रहा, सॉरी, मैनेज नगेट पैकेजेस। इधर से आके आप कोई भी ब्राउज करके पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन करना है, डॉट नेट में कोई कमांड चलानी है, या डीबी कंटेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। आपको इनके लिए पैकेजेस डालने पड़ेंगे। 3 पैकेज है, याद कर लो। एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन बनाने के लिए ये वाला पैकेज, ये वो पैकेज है जो कि आपको डीबी कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है, डेटाबेस में होने वाली तमाम चीजों में चेंजेस में जो ट्रैक कर रहा होता है, मैप कर रहा होता है, वो सब ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कर रहा हो। तो एक पैकेज ये एसक्यूएल सर्वर से इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि हमें एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन प्रोवाइड हो जाए। ये पैकेज इस्तेमाल होता है, देखो माउस रखा हुआ है, देखो बता रहा है। अगर आप ये कमांड्स, ये देखो, ये कमांड्स को इनेबल करना चाहते हो तो आप ये वाला जो है वो पैकेज डालोगे। डन हो गया? अब इनको डालने से पहले रुक जाओ। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे आके डबल क्लिक मार दो। देख लो अपने प्रोजेक्ट का डॉट नेट का फ्रेमवर्क कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा हो रहा है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, पैकेज भी उसी वर्जन के डालना, ये ना हो कोई और वर्जन के डाल दिए जाए। तो भाई कंपैटिबिलिटी इशू आता है। इंसान की खुराक दो दो रोटी है, खिला रहे 5 रोटी, पेट पकड़ के चलेगा सर? तो बात को समझिए, कंपैटिबल ही नहीं हो पाएगा ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ये तीनों पैकेज डाउनलोड करने हैं उन्हीं के वर्जन में। अच्छा, 8 का कोई भी लेटेस्ट ले लो, मसला नहीं है, लेकिन 8 होना चाहिए। ले लिया मैंने, सिंपल इसको इंस्टॉल कर दिया। पहला एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, याद रखिएगा इन 3 पैकेजेस के नाम। अच्छा, मेरे पास खुद ही इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं काफी बार सर्च कर चुका हूं। आपको यहां सर्च करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। दूसरा एसक्यूएल सर्वर, सेम वर्जन का डाउनलोड करूंगा, इंस्टॉल।
हर बार, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो लाइसेंस लाजमी मांगता है भाई, दे दो, इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा। तीसरा जो कमांड को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है टूल्स। हर किसी में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, बस आखिर में एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, एक में टूल्स आ जाता है, और एक सिंपल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला है। ये 3 पैकेजेस याद कर लीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कर दीजिए। सिंपल, मैंने अपने पास प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर दिया भाई, सॉरी सारे लाइब्रेरीज और पैकेजेस को अपने पास डाउनलोड कर लिया, फिनिश हो गया। हाँ, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सारे पैकेजेस आपको डाउनलोड कर चुके हैं। अब आपने उस क्लास का इस्तेमाल करना है जो कि डेटाबेस में होने वाले तमाम ऑपरेशंस को हैंडल करती है, जिसका नाम क्या है, डीबी कंटेक्स। अब डेटाबेस का काम सारा कहां किया जाता है, मॉडल में। तो मॉडल में चलते हैं दोस्त, मॉडल में आ गए, एक क्लास बना लेते हैं अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी की भाई, क्योंकि हम डीबी कंटेक्स का काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने नाम रख दिया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये मेरी क्लास है, ये डॉट नेट की यूज नहीं कर रहा हूं, सिंपल है, एंटर मार दिया, बन गई। हमें किससे, हमने अभी पढ़ा ना, हमारे पास एक ऐसी क्लास है डॉट नेट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर जो कि तमाम डेटाबेस ऑपरेशंस को हैंडल करती है, उसका नाम क्या है। अब उस क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड मुझे कहां चाहिए, मेरी क्लास में, तो मैं क्या करूं, इनहेरिटेंस कर दे, सिंपल, ये ले सर, डीबी कंटेक्स को डाल दो। मैं तुम्हें दिखा देता हूं जुमला, ये देख लो भाई, कंटेक्स, सॉरी यार, ये देखो एरर आ रहा है, आ रहा है ना। ये किस पैकेज के थ्रू आती, मैंने बताया था, क्या नाम था उसका, माउस रखो, ये बल्ब बना हुआ आ जाएगा, खोलो इसको, क्या कह रहा है, किस पैकेज को इंक्लूड कर लो। अगर ये पैकेज ही नहीं होता तो ये क्लास आपके पास चलती भी नहीं। बात समझ में आ गई, कुछ चीजें रटवा रहा हूं, ये रट लो, ये जरूरी है। डन हो गया, आगे आ जाओ। मैच, अब सुनना, कौन सी ऐसी क्लास है जो कि आपकी डेटाबेस के तमाम ऑपरेशन को हैंडल करेगी, डीबी कंटेक्स। आपने डीबी कंटेक्स की तमाम चीजों को किसमें शामिल कर लिया, अपनी क्लास। आपकी क्लास का नाम क्या है। अब कोई भी बंदा, कोई भी कंट्रोलर अगर डेटाबेस को ऑपरेशन करना चाहेगा तो वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं चाहता हूं जैसे ही वो उसको ऑब्जेक्ट बनाए, ऑटोमेटिक मेरा डीबी डेटाबेस कनेक्टिविटी लिंक कर जाए उसके साथ, खुद ब खुद लिंक कर जाए। तो मैं क्या करूं, इसका ऐसा कौन सा मेथड बनाऊं कि ऑब्जेक्ट बनते अपने आप कनेक्शन को खुद ही क्रिएट कर ले, कंस्ट्रक्टर बना दूं सर। तो मैं कंस्ट्रक्टर बना, पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कंस्ट्रक्टर बना दी। अब एप्लीकेशन डीबी, मैं चाहता हूं क्या, जैसे ही मेरा ये कंस्ट्रक्टर रन हो, मेरी डीबी कंटेक्स की तमाम कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाए किसके अंदर, डीबी कंटेक्स के अंदर। तो हमें यहां पर एक मिलता है एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स के नाम से, देखो दिख रहा है, एक जेनरिक क्लास मिलती है, एप्लीकेशन डीबी, नहीं, हाँ सॉरी नाम गलत दिया, मैं अपने असल में क्लास का नाम समझ रहा हूँ, डीबी कंटेक्स ऑप्शंस, ये देखो, ये रही डीबी कंटेक्स ऑप्शन की जेनरिक क्लास का इस्तेमाल किया, इसके जरिए आप अपनी क्लास को यहां पर लिख सकते हो। आपने किस नाम से अपनी क्लास को बनाया है, तो आप इसके अंदर इसे कंस्ट्रक्टर में इसको पास कर दो, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, कहां आ रही है, ये रही। अब इस क्लास को, अब आपने जो भी इसका बनाया है, आप इसको एक रेफरेंस वेरिएबल दे दो, कोई भी नाम दे दो। मैंने इसका नाम दे दिया माई डीबी, दे दिया। अब जैसे आपने, जैसी कंस्ट्रक्टर लोड हो तो तमाम आपकी जो डीबी कंटेक्स की जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपने कनेक्शन बना रहा है, जो भी बना रहे हो, वो उठकर किसको सेंड हो जाए वापस, आपकी मेन क्लास डीबी कंटेक्स को। तो अपने पेरेंट को कैसे कॉल करते हैं, चाइल्ड अपने पेरेंट को कैसे कॉल करता है, बेस कीवर्ड के थ्रू। तो मैंने क्या बोला, इसको, इस कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर दिया बेस के साथ। अब इस बेस में मुझे क्या भेजना है, पेरेंट को क्या भेजना है, अपना डीबी कंटेक्स ऑप्शन जो मेरे पास था, तो मेरे नाम, मैंने क्या नाम रखा था उसका, माई डीबी, मैंने पास कर दिया। ये लाइन याद कर लो, हमेशा ऐसी लिखनी है, हो गई। अब उसके बाद मेरी डीप एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या है, मेरे मॉडल को रिप्रेजेंट करेगी ना यार, अब ये भी तो बताना होगा ना इसके अंदर कि किस भाई, ये सारा काम ऑपरेशन हैंडल कर रही है, ठीक है, लेकिन इसको ये नहीं बताऊंगा कि किस टेबल में कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट, किस टेबल में इंसर्ट करना है, किस टेबल से अपडेट करना है, किस टेबल से डिलीट करना है, वो सारा काम भी इसी को पता होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी हम बना लेंगे जो हमें क्लास डीबी सेट की क्लास में प्रोवाइड करें, डीबी सेट, माउस रखो, ये एक जेनरिक क्लास है,
ये क्लास बेसिकली क्या करती है, आपकी टेबल को रिप्रेजेंट करती है, डेटाबेस में होने वाले डेटाबेस की टेबल को रिप्रेजेंट करती है। तो डीबी सेट एक जेनरिक क्लासेस के अंदर आप अपने मॉडल को पास कर दो। आपको मॉडल किस नाम से बनाया था आपने, एम्प्लॉय, आप पास कर दो। अब इसका जो भी नाम रख लो आप, याद रखिएगा आप जो नाम रखेंगे ये वही डेटाबेस में इसके टेबल का नाम बनेगा, और ये वही नाम होगा कि कल को आपने इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट या डिलीट करवाना वो इसी नाम के थ्रू होगा। डीबी सेट एक ऐसी क्लास है जो कि आपको टेबल को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने कहा पब्लिक डीबी सेट मेरा इंप्लॉय टेबल है, एक जेनरिक है। अब इसका नाम क्या रखूं, मैंने इसका नाम रख दिया इंप्लॉइज। अब इसमें से हमें जांच में डेटा को गेट भी करना है, और डन इट, आपकी एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट तैयार हो गई। कितनों को यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपने वो क्लास बना दी जो कि आपके डेटाबेस को ऑपरेशन को हैंडल करेगी। आपने वो काम कहां रखा है सारा, कहां रखा है, मॉडल में। आपने कनेक्शन की वो बनाई कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि जब बताएगी कि किधर कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, किसका यूजर ने पासवर्ड किया है, वो आपने कहां रखा है। दोनों अलग अलग बातें हैं। अब दोनों को जोड़ूंगा नहीं, रजिस्टर नहीं करूंगा एक साथ, मिलाकर रजिस्टर करूंगा भाई। इस डीबी कंटेक्स्ट में इस डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए इसमें जाके ये काम परफॉर्म करो, तो रजिस्टर करेंगे ना। उन दोनों को रजिस्टर कहां करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। इन सी शार्प प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोग्राम डॉट सी एस, बिकॉज इसी के अंदर मेन का मेथड होता है। अगर ये नहीं है यकीन, आज जाके 2026 को स्टॉल करना, उसके अंदर मेन का मेथड बना हुआ आ रहा होगा, है या नहीं है, याद रखना इसके अंदर मेन का मेथड बना हुआ होता है। अच्छा जी, अब यहां पर हमने अपनी सर्विस, जो हमने सर्विस बना रहे हैं, सर्विस दे रहे, डेटाबेस की सर्विस को यूज करना है, सॉरी रजिस्टर करना है। बिल्डर भैया, एक सर्विसेज को हमने रजिस्टर करना है हमारी अपनी डीबी कंटेक्स के साथ। ऐड डीबी कंटेक्स, एक ऐड कर दो डीबी कंटेक्स को, एक जेनरिक क्लास है। कह रहा है कौन सा डीबी कंटेक्स, तुम्हारा किस नाम से बना हुआ है, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स। कहां आ रहा है, अब आ रहा है। देखो, कह रहा है कि तुम्हें अगर इसको यूज करना है तो पहले ऊपर पूरा पाथ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास कहां बनी हुई है, मॉडल में। देखो ऊपर ऐड हो गया, यूजिंग रेपो डॉट डीबी में मॉडल का इस्तेमाल करो। मॉडल में उसने उठा लिया इस फाइल को, है। उसके बाद ये एरो ब्रैकेट से ये बंद कर दिया, मेथड को कर दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला, इस डीबी कंटेक्स्ट को जो तुमने उठाया, इससे जो भी कुछ मिल रहा है उसको एक पैरामीटर ओपीटी के अंदर डाल दो। तो ये वेरिएबल का पैरामीटर का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं, असत भी रख सकते हैं भाई, ठीक है। जो कुछ इसमें आ रहा होगा तुम किसमें डाल दो, इसमें डाल दो। उसके बाद शॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, यानी लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, मैंने क्या बोला, अब जो कुछ ओपीटी में आया है वो निकालो, और इसका एक मेथड है यूज एसक्यूएल सर्वर। देखो इस पैकेज को शामिल किसके थ्रू किया जाएगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। देखो ऊपर पैकेज ऐड हो जाएगा, जो भी डीबी कंटेक्ट से आ रहा है उसको हमें एसक्यूएल सर्वर में यूज करना है। अब यहां पर एसक्यूएल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन यहां डाल दो। क्या डालोगे, देखो बड़ा आसान है। बिल्डर भैया डॉट कॉन्फ़िगरेशन को करो, किसके साथ, मेरा एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना हुआ है उसको उठा लो, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। कह रहा है कहां बना हुआ है, कह रहा है कहां है। मैंने कहा भाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा, मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग किस नाम से बना था, डिफॉल्ट कनेक्शन। इस नाम को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया। देखो डीबी कंटेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए कनेक्शन के साथ उसको रजिस्टर कर दिया। डन हो गया, यहां तक कितनों को समझ में आ गया, आ गया, सब हो गया सर, बस हो गया। अब बंद कर दो। हमने क्या डेटाबेस में जाके डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, कुछ नहीं बनाया। अब हम यहां से मॉडल के इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसी कमांड लिखेंगे जो कि हमारी माइग्रेशन बनाएगी, और उस माइग्रेशन को जाके डेटाबेस में डेटाबेस बनाकर आ जाएगी। तो टूल्स में आना है, यहां पर आ रहा होगा चूज, सॉरी नगेट पैकेज मैनेजर आ रहा होगा। यहां पर पैकेज मैनेजर कंसोल को खोल ले, खुल गया, ये कंसोल है आपके पास। ये तभी चलेंगी कमांड जब आपने कौन सा पैकेज डाउनलोड किया हुआ होगा, टूल्स वाला, वरना ये नहीं चलेगा। अब माइग्रेशन बनानी है, माइग्रेशन बनती किसकी है बेसिकली, टेबल क्या है, मॉडल। मॉडल में एम्प्लॉय, मॉडल किस नाम से बनाया था आपने मॉडल। अब देखो कैसे बनेगी, ऐड कर दो डैश माइग्रेशन। अच्छा ये केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। माइग्रेशन का जो नाम तुम रखना चाहो, क्या बना दूं, टेस्ट के नाम से बना दूं। एक बात, यहां देखो क्या माइग्रेशन का फोल्डर है, नहीं, अपने आप बनेगा। और देखना बेसिकली ये कमांड क्या करती है, साधन फादू समझाऊं, आपकी मॉडल का एक ऐसा कोड बना के जनरेट करती है ताकि हम जब उसे चलाएं तो वहां पर डेटाबेस में हमारे पास टेबल बन जाए। देखना अभी तुम्हारे सामने बनेगा, ये देखो बन गई, माइग्रेशन आ गई, ये देख लो, मैं दिखाता हूं। एक टेबल बना दो माइग्रेशन भैया, किस नाम से होगा, ये नाम कहां लिखा था मैंने, ये नाम कहां लिखा था,
एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट याद है, डीबी सेट के वक्त। ये देखो वही प्रॉपर्टीज उठकर आ गई, ये टेबल के नाम बन गए, प्राइमरी की लगा देना, सब याद है जो डेटा नोटेशन लगाई थी। अब ये से माइग्रेशन बना दी, माइग्रेशन बना से डेटाबेस में माइग्रेट नहीं हो जाता। मैंने बोला अब इस कोड को एसक्यूएल में चलाओ ताकि मेरा डेटाबेस और टेबल बन जाए। तो उसके लिए सिंपल कमांड अपडेट डैश डेटाबेस, सब कुछ सही होगा, अगर कोड में कोई एरर नहीं होगा, सब कुछ बन गया। देखो बन गया, आओ चेक करते हैं। कनेक्ट किया सर्वर से, अरे चल भाई साइड पे हो जा। डेटाबेस में आया, डेटाबेस के हिसाब से बनाया था असद डीबी, क्या नाम बनाया था मैंने, माय रेपो डीबी आ रहा है, नहीं देख लेते हैं क्या बनाया था यार, भूल गया मैं। आईडी। माय रेपो डीबी कहाँ आ रहा है, ये देखो ये आ रहा, बन गई डेटाबेस खुद ही। खोलो इसको, अब कहाँ गया, ये रहा। टेबल में आओ, ये टेबल बन गया एम्प्लॉयज का, सिलेक्ट करके कॉलम देख लो वही बने कि नहीं बने। क्या मुश्किल है इसमें, बन के तैयार हो गया। हमने लास्ट क्लास में रिपोजिटरी पैटर्न पढ़ा था, हमने कहा सर ऐसा पैटर्न बनाए फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए, जो कि फिलहाल हम एक मॉडल के डेटा को इंसर्ट अपडेट डिलीट या करंट परफॉर्म कर सके। फिलहाल के लिए हम ऐसा भी रिपोजिटरी पैटर्न बनाएंगे जो मल्टीपल मॉडल के साथ काम कर सकता होगा, यानी एक ही बार इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड लिखेंगे, मॉडल चाहे बेतहाशा बना दें, वो सबके लिए काम कर रहा होगा, वो भी देखेंगे बाद में। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, बंद कर दो। यहां तक तैयार हो गया। मैंने क्या बताया, रिपोजिटरी पैटर्न एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि एक फोर्थ लेयर को ऐड करता है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन लेयर को, जो कि क्या करता है, सिंपल अल्फाबेट सर, जो कंट्रोलर में आप डेटाबेस की लॉजिक लिखते हैं ना, उनको सेपरेट कर देता है। मतलब अब आप डेटाबेस की सारी लॉजिक कहां नहीं लिखते, कंट्रोलर में नहीं लिखते, एक अलग से रिपोजिटरी के अंदर लिख रहे होते हैं। बात समझ में आ गई, आओ देखेंगे अभी। तो यहां पर मैं आता हूं, सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम में सिखाया था, जब भी रिपोजिटरी का काम कीजिए क्या करिए, एक सेपरेट फोल्डर बना लीजिए, ऐड कर दो एक फोल्डर किसके नाम से, रिपोजिटरीज के नाम से। यहां तक समझ में आता है। उसके बाद जब भी आप कोई इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो कोई क्लास उससे करती है। इंटरफेस वो होता है जिसके अंदर सिर्फ इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं, जिसमें क्या लिखा होता है ये तो पता होता है करना क्या है, कैसे करना है ये नहीं पता होता। तो मुझे यहां पर क्या ऐड करना है, बेसिकली एक इंटरफेस। तो मैं इंटरफेस बना लेता हूं, इसका नाम क्या रखूं सर, आई एम्प्लॉय रेपोजिटरी, रेपोजिटरी। आई क्यों लिख रहा हूं, इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, क्या लिखना जरूरी है, नहीं आपकी मर्जी, इसका नाम आप कुछ भी देना चाहो। मैं आई इसलिए लिख रहा हूं कि मैं एक इंटरफेस बना रहा हूं, मैंने बना दिया। यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई सवाल है, नहीं है। मैं चाहता हूं एक ऐसा मेथड हो, अभी सिर्फ मेथड के नाम आपको पता है ना, इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, एक ऐसा मेथड बनाओ जो कि सब डेटा को उठाकर लिया है। गेट ऑल एम्प्लॉय बना दिया। अब जाहिर सी बात है, सी शार्प में टाइप सेफ्टी तो मेथड की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है या नहीं होती है। अब सवाल ये है कि मेरे पास डेटा किस, क्योंकि डेटा एक नहीं आ रहा, मल्टीपल डेटा उड़कर आएंगे। तो हम यहां पर एक एक इंटरफेस होता है जो कि मल्टीपल डेटा को सब सिर्फ रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और याद रखिएगा ये डेटा टाइप सिर्फ रीड ओनली है, इसमें आप राइट नहीं कर सकते। उसका नाम होता है आई इनमरेबल। ये एक ऐसी इंटरफेस टाइप है जो कि डेटा को सिर्फ रीड कर सकती है, यानी मल्टीपल डेटा जब आता है ना, एक से ज्यादा डेटा, तो उसको इसमें स्टोर किया जाता है आई इनमरेबल के अंदर। ये एक जेनेरिक है तो आप इसमें पास कर सकते हैं। आप सारा डेटा बेसिकली किस क्लास से रीड करना चाहते हैं, आपको मॉडल भी तो होगा, किससे रीड कर रहे हैं आप, एम्प्लॉय से। मैंने कहा मेरे पास जो भी एम्प्लॉय से रिकॉर्ड आएगा वो बेसिकली एक लिस्ट के अंदर आएगा, सही, और लिस्ट को हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। पहला इनकम्प्लीट मेथड तैयार हो गया। कल को जब कोई बंदा इस मेथड को यूज करेगा तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, शाबाश, कि इस मेथड को क्या करें, कंप्लीट करें। ये मेथड किस लिए इस्तेमाल होगा हमारे पास, डेटा को गेट करने के लिए। उसके बाद एक और मेथड क्या होगा, डेटा ऐड भी तो करना है, वॉइड ऐड एम्प्लॉय। कल वाला कोड कर रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया था। हमारा सारा डेटा किस में हमें किस मॉडल में ऐड करवाना है, एम्प्लॉय में। हमने कहा एम्प्लॉय में ऐड कर देना, इसका नाम क्या रखोगे, जो भी रख दूं, एम्प्लॉय रख दिया। उसके बाद हमने डेटा को फैच कर लिया, डेटा डिलीट करना है, हमने डिलीट एम्प्लॉय के नाम से मेथड बनाया, और यहां पर क्या लिख दिया, एक इंटीजर आईडी पास कर देना। क्या पास कर देना, इंटीजर ईएमपी आईडी।
हमने भी सिर्फ मेथड बना बना के छोड़ दिए हैं। ये मेथड जब भी हमको कॉल करेंगे तो यहाँ पर जो भी आईडी आएगी वो आईडी इसको रिसीव हो जाएगी, और उस आईडी के ब्याज पे हमें लॉजिक जो भी करनी है वो बाद में देखेंगे। क्या? नहीं नहीं, मैं खुद लिख रहा हूँ ये, अपनी मर्जी के नाम दे रहा हूँ। एक इंटरफेस बना रहा हूँ जिसमें इनकम्प्लीट मेथड होंगे, यानी कल को कोई क्लास इसको इनहेरिट करेगी ना, बेसिकली सिक्योर कर रहा हूँ सिस्टम को अपने। हाँ, तो जब कोई क्लास इसको अपने पास यूज करेगी तो वहां पर वो कंप्लीट करेगी। ये इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई क्लास उससे करती है कि भाई, अब तुमने क्या बोला, मैं ये तो बता रहा हूं कि करना क्या है, कैसे करना है साहब ये आप खुद देख लो। बात समझ में आ गई? तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमने एक बना लिया कि सारा डेटा उठाएंगे, उसके बाद एक हमने बना लिया कि रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, और उसके बाद डेटा को अपडेट करेंगे। तो वॉइड अपडेट एम्प्लॉय, और यहां पर हमने आके अब सारा रिकॉर्ड आएगा चूंकि एम्प्लॉय के अंदर, तुमने यहां पर क्या पास कर दिया? एम्प्लॉय को ही पास कर दिया, यानी अपने मॉडल को पास कर दिया। ये हमारे चार वो मेथड बन के तैयार हो चुके हैं जो कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और एडिट का काम करेंगे और डेटा को रीड करेंगे। अब हमने बना के छोड़ दिया, हम तसल्ली बख्श होगा कि भाई हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस तैयार हो गया, जब कोई क्लास इसको इनहेरिट करना चाहेगी तो वो इजीली अपने पास इनहेरिट कर लेगी। हमने क्या बोला? रिपॉजिटरी पैटर्न क्या होता है सर? वो पैटर्न जिसमें हम डेटाबेस की लॉजिक को कंट्रोलर में नहीं लिखते, एक अलग से रिपॉजिटरी, एक अलग क्लास बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। यदि अब हम रिपॉजिटरी में एक क्लास बनाने जा रहे हैं, ऐड क्लास, ये क्लास क्या करेगी? स्टूडेंट की, सॉरी, एम्प्लॉय की रिपॉजिटरी है, सिंपल क्लास बनी है, देखो क्लास है। अब ये क्लास क्या करेगी? ये क्लास सिंपल सा क्या करेगी? उस इंटरफेस को अपने पास इनहेरिट करेगी और यहां पर तमाम डेटाबेस की लॉजिक्स को हैंडल करेगी। फिर बोल रहा हूं, कंट्रोलर हैंडल नहीं कर रहा है, कौन? अलग से क्लास रिपॉजिटरी वो हैंडल कर रही है। ठीक है, एक और फोर्थ लेयर बीच में ऐड हो गई डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो यहां पर मैंने इसको इनहेरिट किया, किससे इनहेरिट करूंगा? अपने इंटरफेस से मैंने इनहेरिट कर दिया। अब एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आता है? ये एरर इसलिए आता है कि आप, इंटरफेस ये बता रहा है कि तुमने मेरे पास, जब तुमने इसको इनहेरिट किया तो जो मेथड तुमने वहां पर इनकम्प्लीट बनाए हैं, उन मेथड को यहां पर क्या करो भाई? कंप्लीट करो। तो क्या करें, कैसे कंप्लीट करें? हाँ, सबसे पहले तो सर बड़ा आसान सा सवाल। सबसे हमने क्या बोला था? हमारी डेटाबेस की जितनी भी लॉजिक्स होगी वो कहां लिखी जाएगी? अलग से इधर लिखी जाएगी। कंट्रोलर के अंदर हम डेटाबेस की लॉजिक ही नहीं लिखेंगे, बस एक एक लाइन का कोड लिखेंगे, हमारा काम होता रहेगा। तो हम सारा डेटाबेस का काम यहां करेंगे। सर आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कैसे? क्यों? मैं चाहता हूं जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट, जैसे ये क्लास एग्जीक्यूट हो, कोई इसको कॉल करे, ये क्या करे? एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को कॉल करे, ताकि उसका जो डेटाबेस का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके पास आ जाए, ताकि वो डेटाबेस की तमाम टेबल के ऊपर जो ऑपरेशन करना चाहे हैंडल कर सके। तो हमने क्या बोला? एम्प्लॉय रिपोजिटरी नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब हमने जैसे ही कोई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को कॉल करे, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा और डीबी कंटेक्स्ट को अपने पास इनहेरिट, अपने पास यूज कर लेगा, इंजेक्ट कर लेगा। तो हमारे डीबी कंटेक्स्ट का नाम क्या था? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया। इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिसका नाम कर दिया कंटेक्स्ट। अब जैसे ही मेरे पास जो भी, जैसे ही ये रन होगा तो मैंने अपने डीबी कंटेक्स्ट को इस वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं क्या चाहता हूं? इस वेरिएबल से निकालता हूं, मैंने कहा मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं अपनी इस क्लास के अंदर जो कि सिर्फ यही क्लास यूज कर सके, कोई और यूज ना कर सके। तो क्या बनाऊंगा? प्राइवेट। मैंने कहा एक वेरिएबल बना दो प्राइवेट, किसका? एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का, जिसका नाम होगा एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। मुझे बेसिकली करना क्या है? मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा कंट्रोलर, सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो, ये डीबी कंटेक्स्ट को निकाल के कंटेक्स्ट में डाले, और ये जितना भी डीबी कंटेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे पास के सेट में, इस वेरिएबल में आके सेट हो जाए, ताकि मैं बाद में इस वेरिएबल के थ्रू इस्तेमाल कर सकूं। तो मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्टर के अंदर आया और मैंने यहां पर क्या कहा कि भाई कंटेक्स्ट से निकालो और किसमें डाल दो? मेरे वेरिएबल एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट के अंदर। अब मुझे जितना भी डीबी कंटेक्स्ट को यूज करना होगा मैं इस वेरिएबल के थ्रू यूज कर लूंगा। डन हो गया। अब पहला काम, हमने वहां पर जो मेथड इनकम्प्लीट बनाए थे उन्हें यहां पर क्या करना है? कंप्लीट करना है। पहला कर रहा हूं पब्लिक। अब यहां पर इस वाले मेथड को कंप्लीट कर रहा हूं, किसको? इसको, ये वाले को। देखिए ये वाले को, यहां तक कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? आई इनेमरेबल। तो मैंने यहां पर ये पास कर दी। इस मेथड का नाम क्या था? गेट ऑल एम्प्लॉय, सेम नाम, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा? बताओ क्या करूंगा? बड़ा आसान है।
ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, उस टेबल में जाएगा और टेबल से क्या करेगा, सारा डेटा लाके मुझे दे देगा। अच्छा, हमारे पास उस टेबल का रेफरेंस कहां पड़ा हुआ है, डीबी कंटेक्स्ट में। और डीबी कंटेक्स्ट का एक्सेस किसमें हो रहा है हमारे पास, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में जाओ, वहां पर एक टेबल पड़ा होगा किसके नाम से, एम्प्लॉइज के नाम से। उसका डेटा चूंकि एक से ज्यादा डेटा है तो लिस्ट में उठा लो, टू लिस्ट। बात समझ में आ रही है। ये यही तो वो क्लास एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट जिसके अंदर एम्प्लॉय के नाम से हमने बनाया था, याद है, डीबी सेट टेबल को रिप्रेजेंट किया था। मैंने क्या बोला, मेरे एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में जाओ, क्या करो वहां पर आगे बात, एम्प्लॉयज में जाओ, क्या करो, पूरा डेटा उठा लो। पहला मेथड होगी रेडी। मैंने क्या कहा था, डेटाबेस की लॉजिक सेपरेट कर रहा हूं, देखो अलग लिख रहा हूं। दूसरा, ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है भाई। अच्छा, वो कह रहा है आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, रिटर्न क्यों नहीं कर रहे भाई, क्या रिटर्न नहीं कर रहा मैं इसको यही डेटा रिटर्न कर दूं सारा, कहां लगाऊं रिटर्न, इससे पहले लगा दे सर। रिटर्न कर रहा हूं, तुम्हें क्या रिटर्न कर रहा हूं, पूरा का पूरा डेटा लिस्ट में रिटर्न कर रहा हूं। और चूंकि तुम्हारे पास आई इनमेरेबल टाइप है तो तुम सारे डेटा को इजीली रीड कर सकते हो। यहां इनकम्प्लीट था, यहां पर क्या हो गया आगे, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, वॉइड किस नाम से बनाया था सर मैंने, एड एम्प्लॉय, कॉपी पेस्ट, कंप्लीट करूं, कैसे रिकॉर्ड ऐड होगा बताओ जरा, कैसे ऐड होगा। सर बहुत आसान है, आपकी डेटाबेस कंटेक्स्ट किस में ऐड करो, डेटाबेस डेटा, सारा डेटा किस में आ जाएगा, इस इंप्लॉय में होगा सारा डेटा। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे डेटा कहां पर आ जाएगा, इस इंप्लॉय के अंदर आ जाएगा। अभी हम करेंगे बाद में आएगा। अब मैंने क्या बोला, डीबी कंटेक्स्ट में जाओ, इसमें इसकी किस टेबल में, इंप्लॉय के टेबल में जाओ, ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, सारा रिकॉर्ड कहां पड़ा हुआ है, इंप्लॉय के अंदर, इसको ऐड कर दो। ऐड हो जाएगा। उसके बाद, उसके बाद क्या करूं, सेव, शाबाश, गुड। सर उसके बाद एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में जाइए, जो कुछ जब ऐड करने के बाद क्या कहते हैं ना, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, सॉरी ये नाम दोबारा कॉपी करो, इसमें जाके सब कुछ सेव कर देना। ले होगा, सेव चेंजेस हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, रिकॉर्ड को क्या करना है भाई, सर आसान सा हल करके दिखाऊं, आसान सा कोड, ये लो, वॉइड भैया, डिलीट कर दो। ये वाला मेथड कंप्लीट कर रहा हूं, डिलीट एम्प्लॉय, सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आ गए। अब सिंपल सी क्यूरी, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में जाओ, डॉट, एम्प्लॉय में जाओ, डॉट, फाइंड करो इस आईडी को जो तुम्हें दे रहा हूं, जो आईडी वहां से आएगी, जो भी आएगी मुझे नहीं पता कौन सी आईडी आएगी। जब तुम फाइंड कर लो तो एक वेरिएबल यूजर रिकॉर्ड में डाल देना। अब लॉजिक, अगर यूजर का रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू नल, खाली नहीं है, खाली नहीं है, तो क्या करना, क्या करना, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में जाना, डॉट, एम्प्लॉय में जाना और रिमूव कर देना। किसको रिमूव कर देना, इसी यूजर रिकॉर्ड को। और जब रिकॉर्ड हो जाए तो एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में वापस जाना और सेव चेंजेस कर देना। यहां तक कोई सवाल, मसला है, कोई मुश्किल लॉजिक लिखी है क्या। उसके बाद क्या करना है भाई, क्या करना है, सिंपल अपडेट, सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये लो, क्या करोगे, एड एम्प्लॉय की जगह क्या आ जाएगा, अपडेट एम्प्लॉय। उसके बाद क्या कर दो, ऐड की जगह क्या कर दो, लो हो गया। डेट में आईडी आती हाँ वो हम वहीं से मैनेज करेंगे, हम उसी रिकॉर्ड को मैनेज करके वहां से भेज देंगे। ये देख लो भाई, सारी जितनी भी डेटाबेस की लॉजिक्स थी आप देख सकते हैं, सब सेपरेट हो चुकी हैं, सब यहां आ चुकी हैं। अभी भी ये एरर दे रहा है, क्यों, मैंने कोई कोई इसमें गलती करी है क्या। हाँ, बिकॉज इट इज नॉट पब्लिक। कौन पब्लिक नहीं है भाई, यार ये कोड गायब वायब सा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है ये ज्यादा। ये क्या है, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्ट सेम लिखा हुआ है ना मैंने, ये तो सही आ रहा है, ये क्यों नहीं है, अच्छा सॉरी, ओहो, कह रहा है मैंने पब्लिक नहीं लिखा साथ में, सॉरी यार, ये मेथड बेसिकली पब्लिक नहीं की है। ये लो, एरर चलेगा सारे, देख लो कोई एरर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एस, गौर से देख लो जितनी भी डेटाबेस की लॉजिक थी सब कहां लिखी जा रही है, कहां लिखी जा रही है, रिपोजिटरी पैटर्न में। बस पता है कल को जब इसने कहा, अभी अभी हम, हाँ अभी हम
इस इस पे से कितने कितने डेटाबेस को हैंडल कर रहे हैं, एक मॉडल को हैंडल कर रहे हैं। कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा कोड लिखेंगे इसी के अंदर जो मल्टीपल मॉडल, मान लो प्रोडक्ट का मॉडल होगा, स्टूडेंट का होगा, एम्प्लॉय का होगा, एक ही कोड सब चीजों को हैंडल कर रहा होगा। मतलब इतने सारे करट बनाने की जरूरत ही नहीं होगी, एक ही लॉजिक तमाम करट तमाम मॉडल को हैंडल कर रही हो। हाँ डिफरेंट क्यों ना, वो मैटर नहीं करता। बात समझ में आ गई? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को फर्दर कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।